जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। हम आपके लिए सीटेट जो 2023-24 जनवरी में होने वाला है, उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए और जो बाल विकास के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन का सेट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, इसमें बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो दिया हुआ है इसका विस्तार देखते हैं कि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह उसके दोस्त या खेलकूद के साथ ही होते हैं। यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावनाओं के सापेक्ष सकारात्मक भावनाओं की महत्ता भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इसका जो है कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ये विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना यदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन कार्य होता है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, थर्ड नंबर आपका, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। यह तो एकदम से प्रभावशाली अध्यापिका का कोई गुण ही नहीं है। समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, यह भी कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यह भी गलत। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यही एकदम करेक्ट होगा। और जो भी बच्चे प्रश्न करें उनके सही प्रश्नों को उत्तर देना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आपका, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपको 22 फरवरी 2015 में आ चुका है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना या अध्यापक का सकारात्मक रूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्यापक का सकारात्मक रूप। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृत देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चों के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर आपका, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। लड़कों को घर के बाहर कामों में सहायता करनी चाहिए, ये तो इसका कोई सही बात नहीं हुई। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये सही है क्योंकि लड़कों को भी घर के कामों में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, ये इसका सही हो जाएगा। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ये तो फिर लिंग विभेद हो गया। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी गलत है, क्यों लड़कियां ही थोड़ा ना करेंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। ये आपका
सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 6 नंबर है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा, अधिगम में आसक्तता, अधिगम में कठिनाई या अधिगम में समस्या। तो ये हो जाएगा अधिगम में आसक्तता, यानी कि सीखने में जो है उसे वो सक्षम नहीं है। अधिगम का अर्थ है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। आसक्तता का अर्थ है कमी। जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं, वह अधिगम में आसक्तता के कारण यह मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफी हद तक शून्य होती है। इससे मानसिक मंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर आपका, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों या ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को उनको सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर आपका, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के दृष्टिकोण से जो प्रतिभाशीलता संयोजन है वो उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता और उच्च स्मरण शक्ति का वो होना चाहिए। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह भी गलत है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते हैं। गलत। ये बच्चे के विकार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। एकदम सही हो जाएगा। ये कक्षा कुछ बच्चों को हटाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर, ये विषय के बाहर। अपसारी चिंतन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन के अंतर संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, ये शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए और इसलिए आवश्यकता है कि क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ये आपको बताना है। विषय वस्तु को केवल याद रख करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो केवल जहां पे आएगा वो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना एकदम सही। प्रकरण पर परिचर्चा व वाद विवाद, ये भी एकदम करेक्ट है। और प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को केवल जो याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, ये इसका जो है सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा, वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना,
ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं, जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना अधिगम को सुगम व सार्थक नहीं बनाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर आपका, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये राइट आंसर। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जो उनके विकास को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो जो उसके बाल्यावस्था अवधि के दौरान जो है माता पिता एवं भाई बहन उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जो जिस समूह से जानकारी प्राप्त होती है वह है माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश, जो एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर आपका, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। एकदम सही। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम नहीं, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम ये भी नहीं, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम ये भी नहीं। ये प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं उपलब्ध कराता है, उन्हीं को प्रतिबिंबित करता है। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है 9 से 12 वर्ष। यह परवर्ती बाल्यावस्था की अवस्था होती है। परवर्ती बाल्यावस्था की अवस्था 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 17। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत या असतत अभिगम, प्रकृत या पालन पोषण विवाद। तो जो ये है प्रकृत तथा पालन पोषण विवाद, इन सभी पर वो विवाद हो रहा है। जैसे प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों, उनकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है या विवेचन किया जाता है। उपरोक्त में से इन तर्कों को विवेचन किया गया। 18 नंबर। और दोस्तों आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि अगर कोई प्रश्न बड़ा है तो वो ऐसा प्रश्न देगा नहीं। आप 2000 जो अभी 23 में एग्जाम हुआ है अगस्त 20 अगस्त को, आप उसी को पेपर उठा के देख सकते हैं। सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। यह हो जाएगा सहारा देना, हेल्प। यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्न को हल किया जाता है जो कि उससे बड़ा है, तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, नहीं। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, यह भी गलत।
एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ये भी एकदम सही है, ये सही है। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर है सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष, एकदम सही है। सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है, जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। मूल्यांकन से हमें किसी व्यक्ति के में कितना सुधार हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों को नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 और स्तर 2। तो इसका राइट आंसर स्तर 1। इस कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक सिद्धांत में के स्तर में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने के बाद दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आंकी जा सकती है या आंकी जाती है। इसका स्तर 1 सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे आपको समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, ये सही है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यही सही है। ये सही नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बच्चे ये स्वीकार करें। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, एकदम सही। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उसके अनुकूल नहीं है, तो इससे छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षा के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन आवश्यक है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण या संगठन? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण कहेंगे। 25 नंबर, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्ति की विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। इसका राइट आंसर वैयक्तिक विभिन्नता। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। 26 नंबर, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। इसका जो राइट आंसर है समावेशी शिक्षा। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तो सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित किससे है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। ठीक है, आपका संवेगात्मक विकास से संबंधित है। माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, अध्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया? तो डिस्ग्राफिया इसका विकृत लिखावट से संबंधित है। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्लेक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व क्रियाकलाप। तो सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ये आपको बताना है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, ये एकदम सही हो जाएगा। पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत में ये जो आपका पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, ये इसमें शामिल नहीं है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं, अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं होगा। दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि इसमें आगे आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।